गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला नहायत कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। हमास की जानिब से 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया, जबकि 369 फ़लस्तीनी भी जो हैं वो इसराइली कैद से रिहा हो गए हैं। बुखारी साहब, अब गजा जंगबंदी का पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन हमने देखा कि बीच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आए। इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा वायलेशन भी की इस जंगबंदी मुआहदे की। अब दूसरा मरहला कब शुरू होगा और किस तरह से आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? पहली बात तो यह है कि जिस मरहले का आपने जिक्र किया, यानी जब जंगबंदी के ऊपर एग्री किए वो फाइनली बहुत तवील अरसे के बाद, तो ये कैदियों का स्वैप जो है ये भी 6 मरहलों में हुआ है। हाँ। पहले 3 छोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर 6 छोड़े, फिर 9 छोड़े, इस तरह से करके इसी तरीके से इसराइल की तरफ से हर चंद के इसकी बहुत मुखालफत की जाती रही, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की गई। और दूसरी बात जो मैं साथ साथ कहता चलूँ, भूल जाऊँगा मैं, वो ये कि जो कैदी यानी हमास ने रिहा किए हैं उनकी हालत देखें, उनका लिबास देखें, और जिस तरह से इसराइल की कैद से फ़लस्तीनी निकले हैं बाहर, उनकी हालत ज़ार देखें तो रोना भी आता है और दिल करता है कर्स करने को भी। एनीवे, ये तो अपनी जगह है। ठीक है जनाब, ये तो एक मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये कि ये फ़लस्तीनियों की जो इनखला की बातें हो रही हैं कि इनको यहाँ से टोरो और फिर उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट करो, नई परेशानी है। मुझे इस बात की खुशी है, मेरे ख्याल से वो हम क्रिटिसाइज़ करते रहें तो हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर ये प्लान जो है ये मुस्तरद कर दिया है जी। अमेरिका के इस प्लान की मज़म्मत भी की है और इसको मुस्तरद भी कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि जिस दूसरे मरहले का आप जिक्र कर रही हैं, वो जो अमेरिका के मशरिक़ वस्ता के लिए जो यानी बशीर कह लीजिए आप, या जो उनके यानी एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि दूसरा मरहला इससे भी पेचीदा होने जा रहा है। अच्छा। आई थिंक दैट्स अलार्मिंग। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि इसकी वजह हमास का ताबुन ना करना नहीं है, इनको यही एतमाद नहीं है कि इसराइल इनकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। इसलिए कि पहले भी हमने देखा कि इन 6 मरहलों का जिसका मैंने जिक्र किया, जो पहला जंगबंदी के बाद पहला मरहला था, उसमें भी बहुत जगह गड़बड़ करने की कोशिश की इसराइल ने। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि लेबनान ने भी अब इसराइल को कहा है कि जनाब यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाएं और भागें, क्योंकि जंगबंदी का जो मुआहदा हुआ था उसमें आपको फौजियों को, आपके 18 मार्च तक निकालना यहाँ नहीं रहना, आपको 18 तारीख तक, 18 फरवरी है कि 18 मार्च है? 18 फरवरी है मेरे ख्याल से। जी 18 फरवरी, सॉरी 18 फरवरी तक वहाँ से निकलना था। ठीक हो गया जी। चलिए जनाब, दूसरी बात ये है कि अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही हैं वहाँ, वो जिसको कहते हैं ना कि ये खित्ता, ये इलाका जंग की लपेट में है, बिल्कुल लपेट में है, वहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, इसराइल कह रहा है कि 5 पॉइंट्स पर हमारी फौजें रहेंगी। इवन मुआहदे के वक्त तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। वो जो इसराइल की ख्वाहिशात हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जैसा मैं बता रहा था आपसे कि उन्होंने कह दिया उनसे कि भाई साहब आप यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल करें और चले जाएं। जो अमेरिका कर रहा है वो फ्यूल कर रहा है इस पूरी सूरत हाल को, जो किसी वक्त भी फिर शोलों में भड़क सकती है। देखिए, बाइडन के दौर में पाबंदी थी 2000 पाउंड वजनी बम इसराइल को ना देने पर। वो पाबंदी की मुद्दत ख़त्म हुई है तो उसको रिन्यू कर देना चाहिए था ना, बिल्कुल, बजाय इसके ये जो मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा ट्रंप साहब के लिए, साहब भी मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है। ट्रंप, ओए ट्रंप कहना चाहिए। ये ओए ट्रंप जो है उसने 2000 पाउंड वजनी जो बम है उसकी पहली खेप पहुंचा भी दी है तल अवीव में, जो ट्रकों पे लोड करके मुख्तलिफ अड्डों पे जा रही है। ये तो हाल है मुनाफिकत का कह लीजिए आप, बेहिस्सी का कह लीजिए आप, दोगलेपन का कह लीजिए आप, मुनाफिकत का कह लीजिए आप, गिव इट एनी नेम। एनीवे, ये हो गया जी। ट्रंप ने तो ईरान को भी धमकी दी थी, लेकिन उस पर ईरान ने भी बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल किया कि हर सूरत अपने एटमी प्रोग्राम का दिफा करेंगे। ईरान का कहना यह है कि हम हर सूरत अपने एटमी प्रोग्राम का दिफा करेंगे, और उन्होंने वार्निंग दी है अमेरिका और इसराइल को कि कोई एडवेंचरिज्म मत करना। और ये मतलब है, शायद कुछ लोग ये समझेंगे कि पहले भी गिदड़ भड़कियाँ दी हैं इन्होंने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने बयान का जो दूसरा हिस्सा है वो यह कि ईरान के जौहरी अज़ाइम और मशरिक़ वस्ता में असर रसूख ख़त्म करने के लिए नेतन्याहू कहता है मैं और अमेरिका जो है हम बड़े पुरज़्म हैं, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हर सूरत अपने एटमी प्रोग्राम का दिफा करेंगे। अमेरिका और इसराइल को ख़बरदार कर दिया है ईरान ने कि प्लीज़ डोंट लुक एट आवर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। एक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात पर बहुत तकलीफ़ है कि गज़ा में पिछले 1.5 साल से जंग हो रही थी, एक तरफा थी एक तरह से, इसलिए कि हमास के और फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो नहत्ते
दुनिया की बेस्ट वॉर मशीनरी का सामना कर रहे थे, जानों के नजराने दे रहे थे। जी 50,000 से ऊपर लोग शहीद हुए, 1.5 लाख 2 लाख के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए, और इसके बावजूद भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो तर्क नहीं किया है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी फिक्र तो किसी को नहीं थी, जी ना आलमी जो चैंपियन है इंसानी हुकूक के उनको थी, ना ही जो ह्यूमन राइट वॉच और पता नहीं क्या क्या अदारे बने हुए हैं, किसी को नहीं थी। बिल्कुल। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यूक्रेन की जंग खत्म करने की बड़ी जल्दी है। बुखारी साहब, हमने देखा कि जब इलेक्शन कैंपेन के वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटों के अंदर अंदर यूक्रेन रशिया वॉर खत्म करेंगे। अब जिस किस्म की तेजी वो दिखा रहे हैं कि सऊदी अरब में आगे एक मीटिंग भी होने जा रही है इस मामले पे, लेकिन यूक्रेन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो बुखारी साहब ये कितनी मायूस कुन बात है। एक तरफ तो आप जंगबंदी करवा रहे हैं उनके दरमियान, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ फायदा आपको लगता है कि होता हुआ दिखाई दे? पहली बात तो ये है कि ट्रंप की ख्वाहिश और उसका मंसूबा ये है कि हम यूक्रेन में पीस करके और फिर गजा से रूस को कहें कि पीछे खड़े रहो, यहाँ इस तरफ ना देखना, यानी वहाँ अमन कर लें और यहाँ हम जो मर्जी करेंगे। बेसिकली प्लान ये है। पूरा होता है कि नहीं होता है ये तो देखा जाएगा, लेकिन जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो सऊदी अरब पहुँच गए हैं और रूसी वज़ीर ख़ारजा भी किसी वक्त वहाँ आया चाहते हैं। लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ भी अमेरिका को एक नेतन्याहू का सामना है। जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट है वो कहते हैं हम तो कोई फैसला नहीं मानेंगे आपका अगर हमें शामिल ना किया आपने इन बातचीत। बिल्कुल। और बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, वो एक बड़ी फेमस कोट है, वो भी मैं आपको उसमें था कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। तो ये जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक हिकमत अमली बना रहे हैं कि बजाय इसके आप यूक्रेन को भी इन्वॉल्व करें, अब यूक्रेनियन सदर कह रहा है कि हमें इन्वॉल्व किए बगैर ये मीटिंग की जा रही है, तो सिर्फ आप अपना फायदा देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर 2014 से पहले यूक्रेन का था वो बहाल नहीं होगा और ना तो नेटो का हिस्सा बनाने की भी बात अमेरिका करता था वो भी नहीं होगा। तो ये इस किस्म का जो देखिए ये गिव एंड टेक वाली ये इंटरनेशनल बंदरबांट का हिस्सा है। बिल्कुल। जिस इंटरनेशनल अशराफिया के प्लान की हम बात करते थे कि उनका जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इस किस्म की सारी चीज़ें मुमकिन है। कोई शर्म नहीं है उनको, कोई उनको प्रेस्टीज का अपनी ख्याल नहीं है, वो अपने ज़ाती और वक्ती मफाद के लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन एक बात अहम जो हम भूल जाएंगे अगर हमने ना की, वो है रज़ा रब्बानी ने जो बयान दिया है आज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया ने फ़लस्तीन पर बातें तो बहुत की हैं लेकिन अमलन किसी ने कुछ करके नहीं दिया है। और ये बात ठीक है। 1 साल 3 महीने की इस जंग में हमारे पास ना वसाइल की कमी है, ना हमारे पास फौजों की कमी है। वो एक इस्लामी फौज भी बनी थी, आपको याद होगा। हाँ जी, एहतजाज अब कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को कहीं और हम नहीं करेक्ट। लेकिन ये कि खाली एहतजाज और ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। ये रज़ा रब्बानी साहब की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि अभी भी वक्त है कि वो अपनी उन गलतियों का अज़ाला कर लें जो उन्होंने फ़लस्तीनियों पर नज़रसानी करें और फ़लस्तीनियों का जो हक है वो उनको दिलाया जाए।